मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कांग्रेस ने जहां हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली को तनकीद का निशाना बनाया है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि हुकूमत शहरियों के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और गैस सप्लाई चाहे महाराष्ट्र से हो या गुजरात से, वो कहीं भी मुतासर नहीं होगी। वहीं भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया का कहना है कि गुजरात से होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई पहले की तरह ही जारी है, मगर अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ने से मुश्किलात पैदा हुई हैं। इसलिए फौरी तौर पर सनती इदारों की सप्लाई को बंद करके अस्पतालों को सप्लाई बनाने का काम किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो यूटिलाइजेशन है वो मेडिकल ऑक्सीजन है। तो रोकने की बजाय सभी सप्लायर्स को ये कहा गया है कि सबसे पहले जितनी भी मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी की जाए, उसके बाद यदि ऑक्सीजन शेष रहती है तो ही इंडस्ट्रीज़ को दी जाए। स्वाभाविक है, लोगों की जान बचाना ज़्यादा है। तो क्या गुजरात से सप्लाई रोकी गई है? सप्लाई कहीं से नहीं रोकी गई है, पर सप्लाई के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं और जो रिक्वायरमेंट है मेडिकल ऑक्सीजन की वो लगातार तेज़ी से बढ़ी है। तो 24 आवर्स चलेंगे प्लांट ऑक्सीजन के, ऐसा भी आपने निर्देश दिए? निश्चित ही सभी प्लांट्स जो हैं वो 24 आवर्स चलेंगे। सभी प्लांट्स पे हम लोगों ने अपने लोग भी डिप्लॉय कर दिए हैं, जिससे कि हम जो भी डिस्पोजल हो रहा है, दिया जा रहा है ऑक्सीजन, उस पर सतत निगरानी रख सकें। और साथ ही साथ सबसे पहले सारी ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन के लिए यूज़ की जाएगी, शेष यदि बचती है तो ही। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात चिंताजनक हो गए। ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर समाप्त हो रही है। गुजरात ने मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है। यहाँ तक कि राजधानी भोपाल के जिला चिकित्सालय जेपी अस्पताल में तक ऑक्सीजन की कमी से 2 मरीजों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री जी नाटक नौटंकी में लगे हुए हैं, मरीजों की मौत हो रही है। तत्काल नाटक नौटंकी छोड़कर मुख्यमंत्री जी को ऑक्सीजन की। रियासत महाराष्ट्र में लॉकडाउन की मुखालफत जारी है। मालेगांव में भी कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया। साबिक एमएलए शेख रशीद की क़यादत में एक मोर्चा निकाला गया। मुजाहिरीन ने लॉकडाउन वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया था कि हुकूमत शनिचर इतवार का बंद रखे, मगर मुकम्मल हफ्ते भर का बंद न रखें। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने पर एहतजाजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सरकार का फैसला आने के बाद कि जुमा और शनिचर को सैटरडे संडे बंद रहेगा, लोग इस बात को तैयार हो गए। मगर उसके बाद कल अचानक जब महाराष्ट्र शासन का दूसरा फैसला आया और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों पे सख्ती की गई, तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि अगर कल दुकानें बंद करेंगी पुलिस ज़बरदस्ती तो हम गिरफ्तारी देंगे। और उसी लिए आज मुमरा में लॉकडाउन के दौरान दुकानों के बंद रखने की सरकारी फरमान के खिलाफ आज एहतजाज किया गया। मुतासरा दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया। इस मौके पर लॉकडाउन वापस लेने के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने मुंबई पुणे शाहराह को घंटों जाम किया। बाद में पुलिस व मकामी जिम्मेदारान की यकीन दहानी पर शाहराह को बहाल किया गया। इसमें किसी का हाथ नहीं था और किसी का उसमें रोल नहीं है। यह आम पब्लिक थी, यह आम पब्लिक का गुस्सा था। इसका रीज़न ये है, 6-7 महीने पहले भी लॉकडाउन लगा, सरकार ने क्या बोली, पानी का बिल माफ़ हो जाएगा, टैक्स माफ़ हो जाएगा, स्कूलों का बिल माफ़ हो जाएंगे, आपका दुकानों का बिल माफ़ हो जाए, भाड़े माफ़ हो जाएंगे। कुछ भी हुआ नहीं। तो आज फिर लॉकडाउन का नतीजा आ गया। दुकानदार परेशान होता है, भाई दुकान का भाड़ा भरे या उसके अंदर जो लड़के जो काम करने वाले उसका पगार देगा, फिर वो लाइट का बिल भरेगा। ये सब होता नहीं है। सरकार सिर्फ बोलती। मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों में तकर्रुरी का कोई ज़ाब्ता नहीं है। जिन इदारों में कोई ज़ाब्ता है भी, वहां पर दहाइयों से इसमें ज़माने की ज़रूरत को देखते हुए कोई तरमीम नहीं की गई है। एमपी वक्फ बोर्ड में अब भी वक्फ तरमीम एक्ट 1995 के मुताबिक काम हो रहा है, जब मरकजी हुकूमत के जरिए वक्फ तरमीम एक्ट 2013-14 का निफाज किए हुए 7 साल बीत चुके हैं। इसी तरह हज कमेटी में भी हज एक्ट 2002 के मुताबिक ही काम किया जा रहा है, जबकि नया वक्फ एक्ट 2 साल पहले अमल में लाया जा चुका है। बरसों बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में ज़ाब्तों में तरमीम को लेकर मीटिंग तो बुलाई गई, मगर इसमें किसी भी अवामी नुमाइंदों को शामिल नहीं किया गया, बल्कि अफसरान ही मीटिंग में सब कुछ तय करते रहे। भोपाल की समाजी तंजीम सद्भावना मंच और एमपी जमीयत उलमा ने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए अवामी नुमाइंदों को शामिल करने की मांग की है।
हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से इस मामले पर खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारे, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मसाजिद कमेटी, मदरसा बोर्ड, अक़लियती कमीशन, अक़लियती मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन, उर्दू अकादमी, बहुत सारे इदारे हैं। लेकिन इन इदारों में ख़ास बात यह है कि बरसों से कायम है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़ाब्ता नहीं है। वक्फ बोर्ड की बात करें, 1995 में यहाँ पे तरमीमी एक्ट आया, 2013 में तरमीम हुई, लेकिन नए कानून के मुताबिक मध्य प्रदेश में आज तक रूल्स नहीं बनाए गए। कल जो है मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीटिंग में भी कुछ तय नहीं हुआ। इसी तरह से अगर हम हज की बात करते हैं, हज कमेटी की, तो 2002 के रूल्स के मुताबिक काम चल रहा है। मुस्लिम तंजीमें, जो समाजी तंजीमें, उन्होंने इस पर एतराज़ किया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह, क्यों आप लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश अरसे दराज से मुतालबा कर रही है मध्य प्रदेश हुकूमत से कि जितने भी अक़लियती इदारे हैं उसमें कोई ज़िम्मेदार नहीं है, और ज़िम्मेदार ना होने की वजह से कौम के बड़े बड़े काम रुके हुए हैं। तो हमारा पहले तो सबसे पहले मुतालबा ये है जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की जानिब से कि इसकी तश्कील की जाए, यहाँ पर ज़िम्मेदारों को बिठाला जाए ताकि कौम की सही बेहतर तरीक़े से रहनुमाई हो सके, उनके काम हो सकें। दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के ज़रिए मीटिंग की जाती है और वहाँ के ही मुलाजिमा शरीक हो जाते हैं मीटिंग में। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पद्मश्री फातिमा ज़करिया को औरंगाबाद में सुपुर्द-ए-लहद कर दिया गया। मौलाना आज़ाद कॉलेज की मस्जिद के इमाम अब्दुल खालिद ने फातिमा ज़करिया की नमाज जनाजा पढ़ाई। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। मैडम ज़करिया की तदफीन ज़करिया कैंपस में डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया के मज़ार के करीब ही अमल में आई। इस मौके पर MP इम्तियाज़ जलील, डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, मुंबई से पहुंचे सीनियर सहाफ़ी सरफराज आरजू और दीगर अमायदीन शहर कसीर तादाद में मौजूद थे। कोरोना गाइडलाइन की रोशनी में तदफीन सादगी से अंजाम पाई। आमतौर पर पद्मश्री अवार्ड याफ्तगान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से गार्ड ऑफ ऑनर नहीं पेश किया जा सका। औरंगाबाद की आवाम जो पिछले 40-50 साल से, बल्कि मुझे याद है कि 1961-62 में डॉक्टर साहब और खाला जान यहाँ तशरीफ़ लाए और इस शहर के लोगों की मोहब्बत ने उनको इस तरह लपेट लिया कि आहिस्ता आहिस्ता वो बम्बई भूल गए। बम्बई को छोड़ के उन्होंने पूरी तरह से औरंगाबाद को अपना लिया। चाहे डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया हो, मैडम फातिमा ज़करिया हो, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है और ख़ास तौर से एजुकेशन के फील्ड के ऊपर मैं समझता हूँ कि उनके मुकाबले में शायद ही कोई होगा जिन्होंने औरंगाबाद और मराठवाड़ा जैसे पिछड़े इलाके को चुना, यहाँ पर लोग बच्चों के अंदर तालीम फैलाने का जो काम किया, जो इदारे यहाँ पर शुरू किए गए और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होके गए हैं, ज़्यादातर ये वो स्टूडेंट्स थे जो शायद अगर मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के कॉलेजेस अगर नहीं होते तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो तालीम हासिल कर पाते थे। देखा ये जाता है कि जितने भी सोशल स्टडीज़ के तालिब इल्म हैं, जिनमें मैं अपने आप को भी शुमार करता हूँ, हम लोग ये चीज़ हमेशा से महसूस करते हैं कि मिल्लत में इदारा साजी की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है। और अगर हमारे यहाँ उम्दा और आला किस्म के इदारे नहीं होंगे तो ये कौम जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगी। इस चीज़ को जो है डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और बेगम फातिमा ज़करिया ने जो है बहुत पहले महसूस कर लिया था और उन्होंने औरंगाबाद को जो है मुंतखब किया और यहाँ पर एक इतना शानदार तालीमी कैंपस कायम किया है कि इसकी मिसाल पूरे मुल्क की मईशत के लिए आत्मनिर्भर भारत का ऐलान बेहद अहम मोड़ पर किया गया है। यह ऐलान हिंदुस्तानियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए पेश करदा स्वाभिमान भारत एक ऐसी ही पहल है जो आपको मुल्क भर से ऐसी कहानियां दिखाएगा जो हुकूमत की मदद के बगैर अपने मसाइल हल कर रहे हैं। इख्तराई और हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि आप कौम की शक्ल में कितने मजबूत हैं। ये एक कुम्हार की कहानी है जो मौजूद बन गया है और उसने एक ऐसी फ्रिज बनाई जो बगैर बिजली के चलती है। 2005 तक मनसुख भाई प्रजापति गुजरात के वाकानेर में एक साधारण कुम्हार थे। स्थिति बदल गई
जब उन्हें एक ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रीन इनोवेशन का श्रेय दिया गया। एक ऐसा फ्रिज जो बिना बिजली के चलता है, जिसे मिट्टी कूल कहते हैं। मिट्टी कूल पानी को ठंडा रखता है और इसके अंदर रखी सब्जियां 1 सप्ताह तक चल सकती हैं। यही नहीं, 2010 तक मनसुख भाई प्रजापति ने फोर्ब्स की शीर्ष 7 ग्रामीण उद्यमियों की सूची में खुद को पाया। देश भर में हजारों मिट्टी कूल बिक चुके हैं और ये विदेशों में दुबई और अफ्रीका में भी निर्यात किए जाते हैं। पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन के सब लोग यूज़ करते थे और यही वापस दिशा में लाने का मेरा एक स्वप्न था। वो एक स्वाभिमान भारत में और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो लक्ष्य की ओर मैं आया और मुझे इसके लिए राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब ने भी मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दिया और पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी पाटिल साहब ने भी मुझे नेशनल अवार्ड दिया। मिट्टी कूल की सफलता से आगे बढ़ते हुए मनसुख भाई प्रजापति ने रसोई में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मिट्टी के उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला विकसित की है। मिट्टी कूल आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है, जिसने स्वाभिमानी तरीके से एक सपने को सच कर दिया। हिंदुस्तान की ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।